नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की आज की श्रृंखला में आपको जिस व्यक्तित्व से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूं, उन्हें मैं पत्रकारिता का पितामह कहता हूं और मैं एक पिता का पुत्र कहता हूं। उन्हें मैं आज का श्रवण कुमार कहता हूं। तो आपकी उनसे मुलाकात होगी। रविंद्र वाजपेयी। नमस्कार। रविंद्र जी, एक चीज़ बताइए आप कि आप बैंक में नौकरी करते थे, अचानक आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे पत्रकार बनना चाहिए? मैं पत्रकार बनना ही नहीं चाहता था और उसके पीछे एक बहुत स्पष्ट कारण ये था कि मैंने बतौर पत्रकार अपने पिता का जीवन संघर्ष देखा था और एक अभावग्रस्त मिशन की पत्रकारिता में व्यक्ति को कितनी तकलीफ होती है, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैंने उसको बहुत शिद्दत से, बहुत नज़दीकी से देखने के कारण मुझे लगा कि नहीं, मैं इस पेशे में नहीं आऊँगा और मैं बैंक में चला गया। यदि भी बैंक में जाना भी मेरी रुचि में नहीं था। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा, जबलपुर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पर कुछ मैं राजनीति भी करता था, छात्र राजनीति में भी रहा, पर मुझे अपने पिताजी के सहायक के रूप में मुझे लगा कि मुझे अपना दायित्व निर्वहन करना, तो जो मुझे पहली नौकरी मिली, मैंने बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली। पर मैं 12 साल की इस नौकरी में मुझे एक भी दिन वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि मैं शायद इसके लिए बना नहीं था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी विचार किया कि अपने जीवन में क्या करूँगा, कुछ तो करूँगा, बैंक की नौकरी नहीं करूँगा। तो मैंने जीविकोपार्जन के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की और सही मायने में एक लंबे समय तक वो जो है मेरे आर्थिक स्रोत के रूप में रही। उसके समानांतर फिर मैंने अखबार खोला और पत्रकारिता शुरू की। और पत्रकारिता में आने का एक कारण ये था कि मुझे लगने लगा था कि पत्रकारिता और राजनीति, इन दोनों में बड़ा चोरी दामन का रिश्ता है। मैं राजनीति में नहीं जा पाया अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। तो मुझे लगा कि उसके बाद अगर मैं राजनीति के निकट रह के समाज में कुछ काम कर सकता हूं तो फिर वो पत्रकारिता ही एक ऐसा विषय था। और फिर मुझे लगा कि पत्रकारों की जो दशा थी, जो पत्रकार किसी दूसरे संस्थान में काम करते हैं, उसके बजाय मैंने अपना खुद का अखबार खोला। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो बहुत बड़ा एक रिस्क था जीवन में, पर चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने एक समानांतर विज्ञापन एजेंसी के रूप में काम किया और मैं लोगों से कहता भी था कि हिंदी फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता शशि कपूर जी रहे, तो उन्होंने कई फिल्में बनाई जो कि बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली नहीं चली, पर उनको कला जगत से बहुत प्रशंसा मिली। और तब किसी ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा, मैं आर्ट फिल्मों में पैसे गंवाता हूँ और कमर्शियल फिल्म से कमाता हूँ। तो एड एजेंसी जो थी वो एक तरह से मेरी कमर्शियल फिल्म थी और पत्रकारिता जो है ये मेरे अपने स्वांतः सुख है। मैंने अपना इस पेशे में आया और मुझे ये कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि आज तक उसमें संघर्ष मेरा जारी है, किंतु मुझे जो उसमें संतुष्टि मिलती है तो मुझे लगता है वो बहुमूल्य है, अमूल्य है। कभी आपने कहा कि आप एक विज्ञापन एजेंसी भी चलाते थे और आप विज्ञापन एजेंसी चलाने के साथ साथ आप पत्रकारिता भी करते थे, तो दोनों का आपस में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं दोनों बातें कि विज्ञापन एजेंसी में जब आप काम करते हैं, विज्ञापन एजेंसी चलाते हैं, तो फिर आप बहुत बार आपको समझौता करना पड़ता है। ऐसा समझौता कभी करना पड़ा आपको? नहीं, देखिए, परिस्थितियां निर्भर करती हैं। आप किसी भी पेशे में जाते हैं तो उस पेशे की जो मजबूरियां हैं उसमें आप अपने आप को किस तरह से स्टैंड करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मैंने दोनों व्यवसायों को एक साथ चलाया और आज जबलपुर में करीब 4 दशक के अपने कार्यकाल में मैंने कभी एड एजेंसी को अखबार से नहीं जोड़ने दिया, अखबार को भी एड एजेंसी से। ऐसा फर्क कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसा माना जाता है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और हम लोगों को कभी नहीं कहा गया कि आप विज्ञापन लेकर आइए, विज्ञापन आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बल्कि कभी कहा गया तो हमने उसका विरोध किया कि विज्ञापन एक अलग विभाग है, अगर हम विज्ञापन लेकर आएंगे तो हम उसके खिलाफ खबर कैसे छाप सकते हैं? पर यही तो खूबी जो मैंने आपसे कहा, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने दोनों पेशों में तलवार में दोनों साइड में धार लगा रखी थी। नहीं, पर सवाल ये कि मैंने कभी भी धार का जो है गलत उपयोग नहीं किया। मैंने कभी आप पर कोई दबाव पड़ा इस तरह का जिसका विज्ञापन भी आपने छापा हो और उसे खबर भी छापने की नौबत आ गई हो और आपने कब समझौता नहीं किया हो? हमने ऐसे आदमी का विज्ञापन ही छापा जिसके बारे में मुझे जरा भी कभी ये लगा हो कि ये आदमी गलत काम करेगा और हमें कभी न कभी इसके दबाव में आकर के ये काम करना पड़ेगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि विज्ञापन में भी आप पत्रकारिता के नियमों का, उसूलों का ख्याल रखते थे? पत्रकारिता के नहीं, मैं नैतिकता के नियमों का करता था। मेरे परिवार की, मेरे पिताजी जो प्रतिष्ठा थी, मैंने उस प्रतिष्ठा के बारे में मैं हमेशा चिंतित रहा और इस बात के लिए मैंने हमेशा ध्यान रखा। आपके पिता श्री भगवतीधर वाजपेयी जी देश के जाने माने व्यक्ति रहे हैं, एक बहुत मतलब जिनके बारे में कह सकता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश और जबलपुर में तो खैर हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा उनको पहचानता था। आपने बहुत वर्षों तक उनकी सेवा की
और अभी कोविड में, वो पिछले कोविड में उनका निधन हुआ है। तो किसी पॉइंट पर ऐसा लगा आपको कि आपने अपना पूरा जीवन जो है सो न्यौछावर किया? जिन्होंने हमें संसार में आने का अवसर दिया, जो हमारे इस जीवन के माध्यम बने, उनकी सेवा जो है उसमें जीवन न्यौछावर करने का सेवा नहीं, मैं सेवा तो खैर हम बच्चे को करना चाहिए, मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे कहा कि आपने उनके मानदंडों का बहुत ख्याल रखा, तो उसकी वजह से मतलब आदरणीय बड़े वाजपेयी जी थे, उनके चलते कभी आपको जीवन में ऐसा लगा कि आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए पिता के कारण? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, और वो इसलिए भी नहीं लगा कि उन्होंने जो एक मर्यादा की रेखा हम लोगों के सामने रखी। मर्यादा आपके सामने, जैसे अमिताभ बच्चन के पुत्र के सामने हमेशा ये एक शैडो रहता है कि अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं, तो वो आप भगवती धर वाजपेयी के पुत्र थे। नहीं, तो मेरा कहना वो जो मर्यादा है वही तो हमारा गौरव है। आज मैं अपने आप को ये कहता हूँ, मैं आज भी मानता हूँ, जब कोई मुझसे कहता था मेरे विवाह के बाद कुछ लोग कि माताजी पिताजी आपके साथ रहते हैं, तो मेरा हमेशा जवाब होता था कि नहीं, मैं उनके साथ रहता हूँ। यही अवसर आप 2 भाई हैं, कितने भाई हैं? मैं 2 भाई। आपने अपने छोटे भाई को बाहर जाकर नौकरी करने की छूट दी? हाँ, वो पढ़ने में बहुत मेधावी था, और मैंने एक जो मेरे जीवन का, मैं जिसको कह सकता हूँ कि एक प्लान था, वो ये था कि मुझे माता पिता के साथ इसलिए रहना है कि वो एक सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति थे। अगर मैं भी एक ब्यूरोक्रेट के रूप में कहीं बाहर चला जाता या कहीं और किसी शहर में जाता, तो फिर मेरे पिताजी का चूंकि यहाँ एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो इस शहर को छोड़ करके नहीं जाते। महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, पर मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षाओं में भी कहीं ना कहीं एक सीमा होनी चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं एक औचित्य होना चाहिए। आपकी शादी जब हुई, आपकी पत्नी आई, तो आपने उनसे ये कहा था कि हमारे परिवार में हम इनके साथ रहेंगे? तो उस समय मैं बैंक की नौकरी में था, और मेरा अखबार खोलने का या ऐसा कुछ इरादा भी नहीं था, और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं हमारी पति पत्नी के बीच में ये कहीं एक मत विभिन्नता जरूर आई होगी जब मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी थी, क्योंकि एक स्वाभाविक रूप से उसका एक आकर्षण तो था ही, लेकिन धीरे धीरे उसने इस बात को स्वीकार किया, और मेरे साथ सामंजस्य करते हुए मुझे कहने में बड़ी खुशी है कि जो मेरी अपेक्षा थी, जो मैंने उसे नहीं भी कही, वो उस कसौटी पर भी खरी उतरी। वो जो आपकी पत्नी है वो वेल क्वालिफाइड है मेरे ख्याल से। हाँ, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। तो उनको भी अपने करियर को बनाने का मौका नहीं मिला, इसका रिग्रेट कभी रहा? नहीं, देखिए, रिग्रेट्स जो है वो लाइफ में बहुत सारे होते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उनको अपने दिल पे लेते हैं या दिमाग पर लेते हैं। अगर हम उसको अपने दिल पे लेके बैठ जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। बहुत सारे मोड़ जीवन में ऐसे आते हैं। अब मैं ये हिसाब लगाने बैठूँ कि अगर मैं बैंक की नौकरी करता है, रिटायर हो जाता तो मुझे इतनी पेंशन मिलती, तो अब मुझे लगता है ये चीज़ें सोचने का वक्त नहीं है। एक समय आया था जब मेरी पत्नी जो थी आई थी, तो वो PhD करने की उसने शुरुआत की थी, और काफ़ी थीसिस उसकी करीब करीब कंप्लीट हो गई थी। फिर बच्चे हो गए और फिर परिवार की जिम्मेदारियां थी। छोटा भाई जो था उसको बाहर जाने का अवसर मिला, तो फिर हम लोगों ने आपस में ये तय किया। फिर उसने एक दिन पूछा क्या मुझे नौकरी करनी है, तो मैंने कहा नहीं, हमारे तरफ से या परिवार की तरफ से ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो उसने स्वेच्छा से फिर अपने आप को उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया और घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर ली। आपकी ज़िंदगी में सबसे खुशी का पल? हाँ, एक खुशी का पल है जब मेरी बेटी को इंडियन साइंस कांग्रेस से बेस्ट यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था। आपके घर में ऐसा मैंने सुना है, लोगों से सुना है कि आदरणीय भगवती धर वाजपेयी जी के घर में उनके मित्र रहे, एक तरह से देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुकात रहे, दोस्ती के स्तर पर रहे, भाईचारा रहा। तो आप कोई उन क्षणों को याद करते हैं जब आपके घर वो आए? कई बार आए, हमारे घर आए, हम उनके घर गए, और वो पिताजी के मित्र तो चलिए हाँ ठीक थे, लेकिन वो बचपन के मित्र थे, और इस नाते थे कि हम लोगों का जो मूल स्थान है आगरा जिले बटेश्वर गांव, वहाँ से हमारा परिवार 2-3 पीढ़ी पहले माइग्रेट हुआ, और सबका ठिकाना हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स के समय से ग्वालियर बना। अटल जी वहीं थे। तो पिताजी और वो चूँकि हम उम्र थे, एक ही गांव के थे, हमारा कुटुंब एक ही था, तो बचपन से साथ में स्कूल से पढ़ाई से लेकर के साथ साथ आगे तक पढ़े, कॉलेज में किया। फिर ग्रेजुएशन करने का पिताजी कानून की पढ़ाई करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए थे, और अटल जी चले गए थे कानपुर। फिर दोनों ने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फिर एक साथ आए, और लखनऊ पे फिर इन्होंने पत्रकारिता शुरू की, और लखनऊ में की, फिर दिल्ली में भी की। फिर अटल जी चूँकि पूर्णकालिक राजनीति में चले गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, और पिताजी ने पत्रकारिता को स्वीकार किया। पिताजी चूँकि परिवार से बन गए थे, उनका विवाह हो गया था, अटल जी जीवन अविवाहित रहे,
फिर पिताजी वहाँ से नागपुर आ गए और फिर धीरे धीरे वो दूरी तो बढ़ी, लेकिन जो संबंध बचपन के थे वो तो ताउम्र रहते ही हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र है कि अटल जी राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने संबंधों में वो जो गर्माहट थी, वो जो आत्मीयता थी, वो हमेशा बनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी संपर्क में रहे वो? हाँ हाँ, पिताजी कई बार उनके घर गए, बल्कि उनके फोन आते थे वहाँ से कई बार। और एक दो बार वो ग्वालियर किसी पारिवारिक फंक्शन में आए, पिताजी वहाँ नहीं गए तो उनका फोन पलट के आया कि मैं वहाँ था, तुम देखे नहीं वहाँ पे। तो पिताजी ने मैं नहीं आ पाया। फिर वो अपने गाँव बटेश्वर गए थे, वहाँ भी हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, पिताजी माताजी दोनों। आपने ये बताया कि पिताजी आपके पत्रकार थे, तो आपने ये देखा था कि संघर्ष में जीवन जीते थे, जैसा कि आमतौर पर होता है। अगर पत्रकार ईमानदार है तो उसका जीवन थोड़ा संघर्ष में पहले तो रहता ही था। कभी ऐसा नहीं लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनसे कहा जाए कि थोड़ा देख लो, कुछ कर दो हमारे लिए? नहीं, अटल जी प्रधानमंत्री तो बहुत बाद में बने हैं, तब तक तो पिताजी गरीब गरीब सेवा से निवृत्त होकर के। आपके लिए कभी नहीं कहा उन्होंने? वो हमारे घर का कभी कर्तव्य, मेरा छोटा भाई भी सरकारी नौकरी में गया, मैं भी बैंक की नौकरी में गया, या कुछ भी हुआ तो कभी हमारे घर में ये संस्कृति रही नहीं। और पिताजी का भी कहना था तुमको जो करना करो। मैंने उनसे पूछ के नौकरी नहीं की थी और उनसे पूछ के छोड़ी भी नहीं थी। और मैं सच कहूँ, वो परिवार में रहते हुए भी दुनियादारी से बहुत ऊपर के व्यक्ति थे। हम लोग, मेरे जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा, हम लोग छोटे थे किराए के मकान में रहते थे। फिर हम जो भाई लोग बड़े हुए, मैं बैंक में था तो मैंने लोन वोन लेके एक मकान बनाया। पिताजी ने कहा तो हमारे साथ उस मकान में हम लोग रहने लगे, पर उनकी कोई इच्छा ऐसी थी नहीं। और कभी इस तरह की बात भी हुई तो उन्होंने राजनीति में भी कोई अटल जी का फायदा लेने की बात नहीं, कि वो एक बहुत ही सिंपल व्यक्ति के रूप में उनका जीवन चला। कभी उन्होंने खुद कभी चाहा नहीं कि राजनीति में आ जाए, एक्टिव? नहीं, उन्होंने 3 चुनाव लड़े विधानसभा के। 1967 में, फिर एक बाई इलेक्शन हुआ था 70 में और 72 में। और पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाने तो प्रत्याशी की जरूरत थी, तो वो साइकिल पे चुनाव लड़ते थे विचारधारा के प्रसार के लिए। जीतने का उस समय कोई चांस होता नहीं था। 77 के चुनाव में जब जीतने की स्थिति बनी जनता पार्टी के समय, तो फिर उन्होंने मना कर दिया, बोले कि अब तो कोई भी जीत जाएगा, मेरा काम हो गया है। मतलब उनको पार्टी से ज़्यादा, पार्टी की मतलब विचारधारा से ज़्यादा लगाव था? वो एक ध्येयनिष्ठ व्यक्ति थे, उनकी पत्रकारिता भी मिशन की पत्रकारिता थी, विचारधारा के लिए करते थे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हाँ, पर उनकी ईमानदारी और अपने पेशे के प्रति जो समर्पण था, उसके कारण उनको बहुत सम्मान मिला। देखिए, आप हमारे तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न उस तरह से नहीं पूछ सकता हूं, और ये मेरी तरफ से गुस्ताखी होगी। आपकी माता भी राजनीति से जुड़ी रही हैं, इसलिए राजनीतिक घराने से जुड़ी रही हैं। मेरी माता जो है वो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं, बहुत बड़े जमींदार परिवार से थी, लेकिन पिताजी के एक साधारण से जीवन में उन्होंने अपने आप को जिस तरह से समायोजित किया, मैंने कभी उनको शिकायत करते नहीं सुना। मेरे पिताजी पत्रकार के रूप में देश ही नहीं पूरी दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया, लेकिन मेरी माँ को कभी वो पचमढ़ी घुमाने भी नहीं दे गए। जब पिताजी राजनीति कर रहे थे तो उन्होंने माँ को भी उसमें एंटर कराया। और मुझे याद है उस समय जनसंघ होता था, बीजेपी तो बहुत बाद में बनी, तो मेरी माता जी पार्टी के काम से गली गली जाती थी पार्टी का प्रचार करने, चुनाव में भी जाती थी, पार्टी के आंदोलनों में जाती थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई बार वो जेल भी गई। हम तो छोटे छोटे थे, तो कई बार शाम को माता जी लौटती नहीं थी, पता लगता था कि वो तो गिरफ्तार हो गई, तो हम लोग बड़े चिंतित रहते थे। फिर वो रात में 9 बजे 10 बजे छूट करके आती थी। और एक समय ऐसा भी आया जब पिताजी एक आंदोलन के चक्कर में गुजरात कच्छ में गए थे, तो वहाँ अरेस्ट हो गए, तो उनको 15 दिन की सजा हुई, तो वो साबरमती जेल में थे। और उसी आंदोलन माता जी दिल्ली गई थी आंदोलन करने, तो वो भी वहाँ अरेस्ट हुई, तो वो तिहाड़ जेल में थी। पर राजनीति में जब कभी कुछ पाने का अवसर आया तो पिताजी ने हमेशा उनको रोक दिया, बोले नहीं। आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी पत्नी जो है वो एक ऐसे परिवार में आ रही थी जो इस तरह से एक मैं कहना चाहूँगा कि वो आदर्श त्याग के एक वाला परिवार था। आपकी पत्नी जब आई तो उनको आप पहले कैसे किस बहुत कम में कैसे डिफाइन करेंगे उनको आप? देखिए, मेरी पत्नी भी एक संयुक्त परिवार से आई, और हम लोग तो फिर भी यहाँ हमारे मगर वो जमींदार परिवार से, बड़े घर की बेटी। हाँ, बड़े घर की बेटी है, उनके यहाँ जमींदारी थी। और वो तो वहाँ वाकई, मैंने वहाँ जब मैं गया उत्तर प्रदेश के रायबरेली से थोड़ा सा दूर उनका गांव है, तो जब मैं पहली बार गया जिस तरह से वहाँ मेरा स्वागत हुआ, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। मतलब लोग मेरे पैर धोने आ गए थे, तो मैंने मना किया कि नहीं, मैं किसी मनुष्य से पैर नहीं धुलवाऊंगा।
तो वहाँ लोग नाराज हुए, नहीं ये बोले हमारे यहाँ की प्रथा है। और बहुत भले पूरे परिवार से आई थी, पर चूंकि संयुक्त परिवार में थी तो उसे संयुक्त परिवार के सारे प्रोटोकॉल बहुत अच्छी तरह से मालूम थे। हम लोग तो बहुत छोटे थे घर में, उस समय रहा करते थे। आपको कभी लगा कि हमें राजनीति में उतरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे लगा था बहुत पहले, और मुझे तो यहाँ तक था अगर मैं चाहता तो काफ़ी पहले मैं चला जाता, पर मेरी घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अगर मुझे लगता था अगर मैं भी जाऊँगा, पिताजी एक बहुत अल्प आय के व्यक्ति थे और राजनीति एक अनिश्चितता का खेल है, और उसमें जिस तरह से फिर मुझे लग रहा था मेरे पिताजी की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, बहन भाइयों की शादी है, पढ़ाई है, तो मैं जब नौकरी में चला गया तो धीरे धीरे फिर मैं राजनीति में करता रहा। राजनीति करता इस ढंग से रहा कि राजनीति पत्रकार होने के नाते, परिवार होने के नाते राजनेताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मेरा सतत संपर्क रहा। मैं एक सलाहकार के रूप में भी काम करता रहा, और रही बात तो मैंने बहुत लोगों को चुनाव लड़वाने में मदद करता रहा। पर धीरे धीरे मैं समझ गया था कि अब ये भूमिका जो है मेरे लिए संभव नहीं है। अगर मैं करूँगा तो कहीं ना कहीं से फिर मेरे परिवार पर एक दबाव आएगा, और चूंकि अनैतिक कार्य नहीं करना है, राजनीति से कोई फायदा नहीं लेना है, तो मुझे लगा अगर राजनीति से फायदा नहीं लेना है और हमें सामाजिक कार्य करना, तो फिर उसके लिए बहुत बड़ा रास्ता है, राजनीति में आने की क्या आवश्यकता है। आपकी माता जी भी हैं? हाँ। कितनी उम्र है उनकी? 94 साल की। 94 ईयर्स। पिताजी का निधन कोविड के टाइम पर हुआ था, कितनी उम्र थी उनकी? वो 96 साल की उस समय। आपकी बिटिया की शादी हो चुकी है, तो आप पति पत्नी जो हैं, आपकी उम्र कितनी हो गई? मैं 71 का हो जाऊँ। आप 71 के हो जाएंगे। आपकी पत्नी की भी मतलब हाँ, थोड़ी छोटी 2-3 होगी। साल। 2-3 साल। तो आप माता पिता की सेवा में आपने अपने आप को लगाया। मैंने ऐसा सुना है कि आप लोग ड्यूटी बना लेते थे, आप पति पत्नी की दोनों घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे बाहर। आपकी माता, आपके पिता के साथ आपका रक्त संबंध है, आपकी पत्नी का कर्तव्य संबंध है, तो उनका भी तो जीवन मतलब 70 साल में प्रवेश कर गया। एक सेवा को करते करते वो खुद ही अपनी जिंदगी जी गई पूरी। इसके पीछे भी सीधे कारण हमारे यहाँ की जो विवाह व्यवस्था है, तो हम जब विवाह करते हैं, वो जो पंडित जी 7 वचन हमको करवाते थे, तो उसी समय एक भारतीय महिला जो है मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाती है, अपना घर छोड़ करके जब आती है। मेरी पत्नी कई बार मेरी माँ से कह चुकी है बात कि माता जी, मैं जितने साल अपनी माँ के साथ नहीं, उससे ज़्यादा तो मुझे आपके साथ रहते हुए। अब कभी उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की कि तुम मुझे शाम को ले जाते और सिनेमा दिखला लाते, कभी मतलब हाथ पकड़ के घूम लेते? कभी करती है, कुछ शिकायतें उसकी रहती थी सिनेमा की दिखाने की। तो अब वो मेरा जीवन कुछ ऐसा हो गया, बैंक की नौकरी, फिर उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो अपनी व्यस्तताएं थी। और मैं सच कहूँ, मुझे उसमें छिपाने की जरूरत नहीं है कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। पिताजी का जीवन देख कर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि भाई परिवार जो है आर्थिक दृष्टि से भी थोड़ा सा संपन्न हो, तो उसमें जीवन निकल गया। तो ठीक है, बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। आपने पत्रकारिता की पूरी पीढ़ी देखी है, कई पीढ़ियां देखी हैं, पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां देखी हैं। आपने जैसा बताया, आपके फादर जो थे, आपके पिताजी, वो एक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे। बदलते परिवेश में आपने क्या देखा है? नैतिक मूल्य के ऊपर आर्थिक मूल्य हावी हुए हैं? देखिए, पहले पत्रकारिता के मूल्य हुआ करते थे, अब पत्रकारों का मूल्य हो गया है। तो वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म और वैल्यू बेस्ड जर्नलिस्ट, ये फर्क हुआ। आप सीधे सीधे कह सकते हैं पत्रकारिता का पतन हुआ है? पत्रकारिता का पतन हुआ है, और उस कारण से हुआ है कि समाज में, मेरा कहना है, जितना भी सामाजिक ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। ये बहुत वेग टर्म में होगा। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या पत्रकारिता के पतन के कारक जो हैं, जो मालिक हैं वो कारक हैं, जो पत्रकार बने हैं वो कारक हैं, या पॉलिटिकल दबाव है वो कारक है? देखिए, तीनों चीज़ों का समावेश है। जो हमारा पत्रकार, अखबार का मालिक है या चैनल का मालिक है, उसके अपने स्वार्थ हैं। वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने अखबार या अपने संस्थान में कार्यरत पत्रकार का उपयोग करता है। वो अखबार जो है, वो पत्रकार जो है, राजनेताओं से संपर्क बना करके वो एक तरह का जो राइजिंग का काम करने लगा। मेरा कहना है, यहाँ पर जो पत्रकार काम कर रहा है उसमें इतना नैतिक साहस होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से वो भी इतना मजबूर हो गया है, वो उसने अपने आप को एक कर्मचारी समझ लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता की जो दशा है और दिशा है वो ठीक हो सकती है, या और बिगड़ेगी, या वैसे ही चलती रहेगी? समाज में हर आदमी ये तो कहना ही लगा, पत्रकारों के बीच से भी ये बात हो रही है। हम लोग भी आत्मग्लानि तो महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि आज 25 साल पहले समाज में हमारा जो सम्मान था, ठीक है, सम्मान मुंह देखा हो सकता है या व्यक्तिगत किसी का हो सकता है, पर एज ए प्रोफेशन पत्रकारिता कहीं ना कहीं बदनाम हुई है। अब ये नई पीढ़ी के जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, ये प्रोफेशनल होने के नाते
साथ साथ यदि अपने आप को नैतिकता के उसमें तकाजे पे सिद्ध करते हैं और जाकर के अपने मालिक या किसी सत्ता से टकराते हैं कि नहीं साहब ये गलत काम हम नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, हम कुछ भी काम करेंगे, अगर इतना नैतिक साहस किसी में होगा, मैं ये कहता हूँ मैं अपना अखबार चला रहा हूँ, मैं उसका मालिक भी हूँ, संपादक भी हूँ, तो मैं ये तो एक गर्व के साथ कह सकता हूँ, साहस के साथ कह सकता हूँ कि मुझे अगर सरकार की ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो मुझसे विज्ञापन के लिए समझौता नहीं करूँगा। ये खबर आपके पास अभी भी आए जो कि आपको लगता है कि सरकार कहे कि नहीं छापो इसको, तो क्या आप उसको फिर भी छापेंगे? हाँ, मैं छाप दूंगा। और अगर इसे मैं सरकार से ये सवाल भी करूंगा तुम ये कहने वाले होते कौन हो? तो आप इस मुकाम पर पत्रकारों को और पत्रकारिता को संदेश देना चाहेंगे? तो ये पत्रकारों को मेरा सीधा सीधा संदेश है कि हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस व्यवसाय में हैं, जिस पेशे में हैं, उस पेशे की भी अपनी गरिमा होती है। अगर एक व्यक्ति शिक्षक है तो उसको शिक्षक की तरह आचरण भी करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ पत्रकार के अंदर क्या गुण होने चाहिए? पत्रकारिता के अंदर ये गुण होना चाहिए, एक तो हमेशा उसकी आंखें, उसका दिमाग खुला होना चाहिए, उसको समाज को जो है ना वो 3 डायमेंशनल उसको देखना चाहिए, हर चीज़ पे उसकी निगाह होना चाहिए। दूसरी बात, उसको हमेशा समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए, ना कि उदासीनता, गुस्सा पैदा करना चाहिए। वो समाज के गुस्से की अभिव्यक्ति पत्रकार के माध्यम से होती है प्रजातंत्र में। आज एक जनप्रतिनिधि वो जाके विधानसभा लोकसभा में बैठ जाता है, पर मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पार्टी के अनुशासन में या पार्टी के डिसिप्लिन बनने के कारण अपने मन में होने के बावजूद भी सत्य नहीं बोल पाता। ये विशेषाधिकार किसी भी डेमोक्रेसी में जो है अखबार नवीस को ही मिला हुआ है, पत्रकार को मिला है कि वो जनता की बात को अपने कलम से, अपने कैमरे से व्यक्त कर सकता है। पत्रकार को निर्भीक तो होना चाहिए। आपके समय में आपके मन में ये दुविधा थी कि पत्रकारिता जो है वो करूँगा अगर मैं तो मेरे को खाने के लाले पड़ जाएंगे, घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ, ठीक था, ठीक है। हाँ। तो पहले ये जब हम भी पत्रकारिता में आ रहे थे तो मेरे सामने भी यही संकट था कि पत्रकार बनोगे तो खाओगे क्या? ठीक है, क्या ये दौर चुटकुले के रूप में ही सही आ चुका है कि पत्रकार जो है अब उनके बारे में ये पूछा जाता है कौन सी पार्टी के पत्रकार हो? हाँ है। आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे किसी को? नहीं, संदेश तो क्या, आपने मुझे पत्रकारिता का पितामह कहा, मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति है। मैं अभी भी पत्रकारिता के विद्यार्थी के रूप में ही अपने आप को महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि हम 2 चीज़ें आदमी के जीवन में होना चाहिए, एक सरलता और दूसरा विद्यार्थी भाव। तो यदि आपके मन में विद्यार्थी भाव रहेगा तो आपको हमेशा किसी न किसी से कुछ सीखने की प्रवृत्ति रहेगी और जब तक आप में सीखने की प्रवृत्ति रहेगी तो मुझे लगता है विद्यार्थी भाव व्यक्ति में विनम्रता का संचार करता है। और मैं आज भी महसूस करता हूँ कि मैं किसी से भी मिलता हूँ, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़ा हो, छोटा काम करता हो, मैं उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जीवन में जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है तो उसके पीछे यही कारण है। और मैंने अपने पिता से जो सीखा वो यही है कि आप लोगों से जितना जुड़ सकते हैं जुड़िए, किसी के साथ धोखा मत करिए, किसी से कुछ अनुचित लाभ की अपेक्षा मत करिए। जब हम किसी से अनुचित लाभ की अपेक्षा करते हैं वो तो प्राप्त नहीं होता। इच्छा दुख का कारण है। इच्छा दुख का कारण है। और दूसरा, जो बुद्ध ने भी कहा और बहुत से दार्शनिकों ने कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि व्यक्ति इस दर्शन को अपना ले तो मुझे लगता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। सही। तो बातचीत का सिलसिला आगे हम बहुत सारे लोगों के साथ जारी रखेंगे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल रविंद्र वाजपेयी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार आप लोगों भी, सबको नमस्कार। आप भी अगर चाहते हैं कि किसी ऐसे नायक का इंटरव्यू हो तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके सामने उसको लेकर आएंगे, आपकी बातचीत कराएंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल दें इजाज़त, नमस्कार।